अटैक ऑन टाइटन समाप्त हो चुका है, जहां 2013 से 2023 तक इसने 10 साल तक एनिमे वर्ल्ड को डोमिनेट किया। आइकॉनिक कैरेक्टर्स दिए, आइकॉनिक डायलॉग्स दिए, पहले से लेके आखिरी मिनट तक हमें बांधे रखा। पर जिस काम को इसने बहुत अच्छे से किया, दैट वुड बी फैंडम को इतने बड़े स्केल पर दो भागों में डिवाइड करना। मार्ली और एल्डिया दोनों के अंतर्गत हुए ट्रेजेडीज को निष्पक्षता से हमारे सामने रखा। सियासतें पलटी, हीरोज विलन्स बने, दोस्तों ने भी विश्वासघात किए। ये शो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल रहा शुरू से ही। अगर तुम इसे दोबारा रिवॉच करोगे, यू विल सी दैट सारे आंसर्स तो हमारे सामने ही थे, बस हम उन्हें कंसिडर नहीं कर रहे थे। एरन को पहले एपिसोड से ही फ्रीडम चाहिए था, मिकासा को एरन चाहिए था। अंत में बैठ के सोचो तो ये कहानी किसकी थी? एरन की, जो फ्रीडम के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने 80% ह्यूमैनिटी को बेवजह खत्म कर दिया। शुरू में एरन, जिसके लिए किसी की जान की अहमियत कुछ और थी, उसने ही बिलियंस ऑफ पीपल को जमीन के नीचे रौंद दिया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो लेखक आखिर साबित क्या करना चाहता था? क्या एओटी की पूरी कहानी पॉइंटलेस है? शायद हाँ, क्योंकि हर चीज ही पॉइंटलेस है। इसे समझने के लिए हमें नाइलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी। हमें समझना पड़ेगा कि कुछ भी शाश्वत नहीं है, शांति हमेशा कायम नहीं रहने वाली। इंसान साथ तभी तक रह सकते हैं जब बाहर कोई एक्सटर्नल डेंजर हो। पैराडीज के लोगों ने 100 साल पीस में गुजारे क्योंकि दीवार के बाहर टाइटन्स थे। बट क्या इसको सही मायनों में पीस कहा जा सकता है? क्या इसको आज़ादी मानी जा सकती है? शायद नहीं, क्योंकि एरन ऐसा मानता था। उसके लिए आज़ादी बस एक चाहत नहीं थी, उसके लिए इसके मायने बहुत बढ़कर थे। लॉस्ट गर्ल्स ओवीए में ग्रीशा एगार बोलता है, फ्रीडम को लेकर उसकी उत्सुकता बचपन से ही रही है, फ्रीडम ही उसको वजूद है। तो हाँ, ये कहानी थी एरन येगर की, जो कि पर्सोनिफिकेशन था खुद फ्रीडम का। फ्रीडम के मायने हम इंसानों ने सुगर कोट कर रखा है। प्रकृति में आज़ादी का शुरू से ही एक मतलब रहा है। ताकतवर हमेशा फूड चेन में टॉप पर रहा है और ये सिलसिला चलता रहेगा। एरन के नरसंहार के बाद भी 20% बचे ह्यूमंस ने पैराडीज से बदला लेकर अपनी औकात दिखा दी, और अंत में उस बच्चे का एल्डर ट्री के पास जाना हमें ये इंडिकेट करता है कि वो भी उन्हें उनकी औकात दिखाई देगा। हम इंसान कभी नहीं सीखते, यही हमारी प्रकृति है। क्या लड़ाई टाइटन्स के कारण हुई थी? कदाचित नहीं, क्योंकि टाइटन्स के जाने के बाद भी यह कायम रही। टाइटन्स तो बहाना मात्र थे। एरन ने महान शक्तियां हासिल करी, वो एओटी वर्ल्ड का सबसे ताकतवर शख्स बना। वह बहुत कुछ अलग भी कर सकता था, बट उसने जेनोसाइड को चुना। वह आज़ाद होना चाहता था, खुद से, जिम्मेदारियों से, शक्तियों से, और मौत से बड़ी आज़ादी और क्या होगी भला? मुझे नहीं पता ईसायामा के लिए क्या क्या इंस्पिरेशंस रहे होंगे, पर कुछ जैसे कि नॉर्स ग्रीक माइथोलॉजी से इतने इंस्पिरेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर रेफरेंसेस, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। पर मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ फैसिनेट करता है वह यमीर द जायंट का रेफरेंस और यग्द्रसिल AKA द लाइफ ट्री और द ट्री ऑफ वर्ड्स, जो नॉर्स माइथोलॉजी में 9 वर्ड्स को कनेक्ट करती हैं, वहीं एओटी में एल्डर ट्री 9 शिफ्टर्स को। ऑल्सो ईसायामा के लिए तुम्हारी रिस्पेक्ट्स और ज़्यादा बढ़ जाती है जब तुम ये सोचते हो कि उसने शुरू से ही ये सब तय कर रखा था। उसने ये सारी प्लानिंग पहले एपिसोड मांगा के पहले चैप्टर से कर रखी थी। एओटी मेरा फेवरेट एनीमे रहा है और इस पर मैं घंटों बातें कर सकता हूँ। एओटी का अंत देखकर मेरी आंखें थोड़ी सी नम हुई, बट इंस्टेंटली मुझे ओशो की बातें याद आई। वैज्ञानिक कहते हैं तुम जिस जगह बैठे हो वहां कम से कम 10 आदमियों की लाशें गड़ी। ये पूरी जमीन मरघट है। इतने लोग पैदा हुए, जहां आज नगर हैं कभी मरघट थे, जहां आज मरघट हैं कभी नगर थे। कई दफे बदली हो चुकी। ये पूरी पृथ्वी मरघट बन गई। इसमें न मालूम कि तुम लोग पैदा हुए खो गए। उनका तुम्हें नाम पता, ठिकाना पता, कौन थे, क्या थे। तुम्हारी जैसी ही उनकी भी महत्वाकांक्षाएं थी, और तुम्हारे जैसे ही उन्होंने भी बड़े बड़े सपने बांधे थे, और तुम्हारे जैसे ही वे भी इंद्रधनुषों में जीते थे, और तुम्हारे जैसे वे भी नाम छोड़ जाना चाहते थे।
क्या छूट गया है, तुम भी ऐसे ही खो जाओगे।